नमस्कार। न्यूज नेशन पर आ गया है वो वक्त जब हम आपके लिए लेकर आते हैं हदें तोड़ती तस्वीरें। इन तस्वीरों का मकसद है समाज, सिस्टम, हम और आप, हर किसी को जागरूक करना। इन तस्वीरों में कई ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो हमारे लिए मिसाल भी कायम करती हैं। आज के अपने शो की शुरुआत हम करते हैं सितारों भरी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 15 साल पुरानी सत्ता को तो कांग्रेस ने अपने दम पर उखाड़ दिया, लेकिन भोपाल की 40 साल पुरानी सीट पर कब्जे के लिए उसे किसी नेता की नहीं, एक सितारे की जरूरत महसूस हो रही है। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया, चलिया चलिया ओ चलिया, हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी छलिया। बहुत खूब। माया नगरी ने गीत भी ऐसा रचा जो सियासत पर फिट, और गीत जिस एक्ट्रेस पर फिल्माया गया उसे सियासत में फिट करने की जुगत। खबर गर्म है, बॉलीवुड में नहीं भोपाल में, कि कांग्रेस के स्थानीय नेता इस बार लोकसभा चुनाव में मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। शहर के एक पार्षद ने तो राहुल गांधी के साथ खतो किताबत भी शुरू कर दी है, और करीना बेगम के बारे में पार्षद भाईजान ने ऐसे ही नहीं सोच लिया, करीना निकलेंगी तो वोट तो जरूर मिलेंगे, मगर भाई मियाँ वोट जिन्हें देना है उनकी भी तो सुन लेते। उनको राजनीति फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि वो उस प्रकार से समय नहीं दे पाएंगे कि जनता की समस्याएं सुनना। हमारे हिसाब से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो वाकई शुरू से राजनीति कर रहा है, उसी को नेता बनाना चाहिए। आमा खां, अब तो पब्लिक भी समझने लगी है कि छलिया सियासत को फिल्मी सितारे भी छलते ही हैं। वैसे चर्चा गर्म होते ही भोपाल से बीजेपी सांसद ने कांग्रेसियों को चुनौती देने में देर नहीं की। और बॉम्बे से आने वाले सेलिब्रिटीज को पहले भी इन सेलिब्रिटीज ने वापस भेजा है। करीना कपूर भी को यदि वो कांग्रेस लेकर आती है तो टोना टोटका यहाँ नहीं चलने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। करीना का नाम भोपाल में कांग्रेसी नेता चर्चा में क्यों लाए, इसके सियासी समीकरण भी समझ लीजिए। सैफ अली खान से शादी के बाद करीना पटौदी खानदान की बहू है और भोपाल उनका ससुराल। करीना के ससुर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी 1991 में भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़े थे। करीना की सासू मां यानी कि शर्मिला टैगोर भी राजनीति में भी सक्रिय रही। लगता है कांग्रेस 40 साल से बीजेपी के कब्जे वाली भोपाल सीट को हथियाने के लिए इस बार ग्लैमर के भरोसे ही है। टीवी सीरियल के चर्चित चेहरे दिव्यांका त्रिपाठी का नाम भी कुछ कांग्रेसियों की जुबान पर है। उसका नाम अगर कहीं किसी भी पार्टी में हो और उसके लिए अगर प्रत्याशी के रूप में अगर कहीं से डिमांड आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई। बेटी को लेकर पिता की खुशी तो जाहिर है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस लोकसभा में बीजेपी को हराने के लिए दमदार सियासी चेहरे की जगह सितारों में उलझी है। हद है भाई। सियासत में माया नगरी की बात हुई तो वैराग्य में माया की बात भी करते हैं। राम मंदिर को लेकर साधु संत सत्ता से खुश नहीं है तो यूपी की योगी सरकार ने संतों के लिए माया का इंतजाम कर दिया है। इसे लेकर अब विरोधी सरकार पर तंज कस रहे हैं। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। राम, लक्ष्मण, सीता और तो और रावण को भी पेंशन। सब समाजवाद है। तंज कसने का तरीका भी निराला है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव असल में यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर चुटीला तंज कस रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार साधु संतों को भी पेंशन देने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर अखिलेश ने योगी पर निशाना साधा। अपनी सरकार की समाजवादी पेंशन और यश भारती पेंशन को फिर से शुरू करने के साथ ही रामलीला को भी जोड़ लिया। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। योगी सरकार
60 साल के ऊपर की उम्र वाले 10 लाख साधु संतों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने जा रही है। इसके लिए सूबे के सभी जिलों में सरकार शिविर लगाएगी। अभी तक फक्कड़ और घुमक्कड़ जीवन जीने वाले साधु संत वृद्धावस्था पेंशन के दायरे से बाहर ही रहते थे। साधु संतों के पास किसी एक ठिकाने के जरूरी दस्तावेज भी नहीं होते थे। योगी सरकार की पहल में तो कोई खोट नहीं दिखता। हालांकि मोक्ष की ओर अग्रसर साधु संतों को सांसारिक माया से भला क्या लेना देना। सियासत का एक और चेहरा देखिए, काफी डरावना है। एक छात्र नेता टीचर्स के सामने ही एक लड़की को पहले अगवा करने की कोशिश करता है और जब उसमें नाकाम रहता है तो उसे सरेआम देता है धमकी। कान में फोन लगाओ तो पीछे नहीं दिखा, कान में फोन लगाओ तो नहीं लगा। हाँ, वो तो मैंने आप कान में फोन लगा तो मैंने आपकी गलती कराई थी। इन्होंने बोले कैसे फिर बीच में फर्स्ट ईयर में हो, अभी तुम्हें 3 साल रहना यहाँ। सुधर जाओ, सुधर। हम 3 साल नहीं रहे, हम 6 साल ज्यादा रहे तो कॉलेज का गेट दिवाना मुश्किल करा देंगे तुम्हारा। ये बात ध्यान रखना। हम यहाँ 6 साल रहेंगे यहाँ। एक लड़का इस लड़की को सरेआम धमका रहा है, कॉलेज में पढ़ना मुहाल कर देने की धमकी दे रहा है। इस लड़की ने डटकर मुकाबला ना किया होता तो न जाने लड़का क्या कर देता। इस लड़की का हौसला काबिले तारीफ है और हर लड़की के लिए मिसाल भी। ये लड़की शाहजहांपुर में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। कॉलेज में पहला साल है तो जाहिर है कि सीनियर लाख मनाही के बाद भी रैगिंग लेने से तो बाज नहीं आने वाले। लेकिन लड़की की माने तो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष इरफान ने इस पर जबरन दोस्ती का दबाव बनाया और लड़की के इनकार करने पर उसे अगवा करने की कोशिश की। गुंडागर्दी ये लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। मेरी बेटी के साथ भी यही किया और लोग धमकाने भी आते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, मारेंगे ये करेंगे। आज तक कोई सुरक्षा भी नहीं हुई है हम लोगों के साथ में। एनएसयूआई नेता की गुंडागर्दी के इस वायरल वीडियो में भी दिख रहा है कि ये शख्स कैसे टीचर्स के सामने ही लड़की को धमका रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे ग्रुप में से कोई भी लड़का जा रहा हो, कुछ भी बोला, तुम्हारा नाम लिया किसी ने। गुंडागर्दी का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और छात्र नेता इरफान समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लड़के अगर कॉलेज में लड़के भी इधर दारू से तब भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये तस्वीरें ये सवाल तो जरूर खड़ा करती है कि सीनियर और छात्र नेता होने के नाम पर क्या कोई स्टूडेंट ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी कर सकता है? और तो और बात ना मानने पर छात्रा को अगवा करने की कोशिश, ये तो हद हो गई। वैसे सिस्टम भी तो आखिर इंसानों से ही बना है और इंसान क्या वाकई इंसान रह गए? उनमें कोई इंसानियत भी बची है? ये सवाल आपके जहन में भी उठेगा जब आप देखेंगे अगली तस्वीर। चेन्नई में एक शख्स का सबके सामने कत्ल होता है और इंसानियत दम तोड़ देती है। एक शख्स के पीछे 2-3 हमलावर, गली में दौड़भाग मची है। सीसीटीवी फुटेज है इसीलिए आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन जिंदगी की जंग और बेरहमी के शोर का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसके बावजूद हर दरवाजा बंद। कुछ जालिमों और अपनी जिंदगी से जंग लड़ता है शख्स इंसान के रूप में किसी फरिश्ते का इंतजार ही करता रहा। कोई बगल से निकल भी रहा था लेकिन उसे तो अपनी ही जान की फिक्र सता रही थी। बाद में दरवाजे भी खुले लेकिन तमाशा देखने वालों के। दरवाजे खुले, लोग आंखें फाड़ फाड़ कर सब कुछ देखते रहे और जालिमों ने एक शख्स की जान ले ली। चेन्नई की इन तस्वीरों में कुमारन नाम के शख्स ने जब कुछ जालिमों के हाथों दम तोड़ा तो ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, पूरी इंसानियत ने दम तोड़ा। कुमारन भी हिस्ट्री शीटर था। 15 दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, हत्यारों की तलाश भी हो रही है, लेकिन क्या इन बातों से सड़क पर खुलेआम कत्लेआम जायज हो जाएगा? क्या लोगों की चुप्पी पर सवाल नहीं उठेंगे? और कुछ नहीं, कम से कम पुलिस को तो फोन किया ही जा सकता था, लेकिन नहीं, सिर्फ तमाशा। ये तो हद हो गई। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दकियानूसी सोच और तमाम सामाजिक बंधनों की हदें तोड़ती ऐसी तस्वीर जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर के करीब कूड़ा बीनकर जिंदगी बसर करने वाला कोई शख्स एक दिन आपके ही शहर का मेयर बन जाए? नहीं ना। मिलिए ऐसी एक मिसाल से।
शान से स्कूटर की सवारी करते, लोगों से मिलते जुलते, उनकी समस्याएं सुनते हैं, ये चंडीगढ़ शहर के प्रथम नागरिक यानी कि मेयर है। नाम है राजेश कालिया। कालिया की तारीफ सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वो आम जनता के बीच आम नागरिक की तरह रहते हैं, बल्कि ये है कि उन्होंने मेयर बनने तक का सफर एक कूड़ा उठाने वाले के तौर पर शुरू किया था। पिता पंजाब सरकार में सफाई कर्मचारी थे और परिवार बेहद बड़ा था। जिस बस्ती में राजेश का परिवार रहता था, उसके सामने सारे शहर का कूड़ा फेंका जाता था। घर चलाने के लिए राजेश ने भी अपने भाई बहनों के साथ कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया। लेकिन हमारे घर के सामने डंपिंग ग्राउंड था। जब 2 बजे छुट्टी होती थी तो 2:30 बजे हम लोग डंपिंग ग्राउंड के ऊपर चले जाते थे। वहाँ से हम कूड़ा बीनते थे, कागज चुगते थे, दोनों बहन भाई हम। उसके बावजूद शाम को हम घर आते थे तो 10-20 रुपए का हम लोग करते थे, तब जाकर हमारा गुजारा चलता था घर का। आज राजेश उसी शहर के मेयर हैं जहाँ का कूड़ा वो कभी अपने सिर पर ढोते थे। राजेश का मानना है कि जो देश एक चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, उस देश में कूड़ा उठाने वाला मेयर भी बन सकता है। हौसले की हदें पार करती राजेश की कहानी किसी सपने से कम नहीं है, जो बहुत से लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।